क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर क्लास 11th के स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास 11th की फिजिक्स का एक नया भाग शुरू करने जा रहा है। नया भाग शुरू करने का मतलब एक नया टॉपिक, उसी नई एनर्जी के साथ जिसके साथ मैं हमेशा से हर टॉपिक को आपके लिए बनाता आया हूं, बिल्कुल आसान, ताकि ना होना पड़े देश में बैठे किसी भी कोने में मेरे किसी भी बच्चे को जरा भी परेशान। सो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो लेक्चर हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका दूसरा भाग है। दूसरा भाग, बिल्कुल सही आपने सुना, दूसरा भाग। जो लोगों ने किताब खोल के देखी है उन्हें यह चीज पता होगी, खास करके प्रदीप, क्योंकि मैं उसी प्रदीप किताब की भाषा में ही बातें करता हूं। उसका जो दूसरा भाग है उसका नाम है फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सवाल यह आता है, सर इस भाग में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो आज का ये लेक्चर फ्रिक्शन के कई सारे वीडियो लेक्चर्स जो भविष्य में आएंगे उनका पहला भाग है। यानी कहा जाए तो आज का लेक्चर एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। बिल्कुल सही। और अगर इससे पहले किसी बच्चे ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाकी सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे देखना ना भूले। लेकिन ये फ्रिक्शन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक नई सीरीज को शुरू कर रहा है। सवाल आता है, सर इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज का लेक्चर प्राइमरीली बातों का लेक्चर है। बातों का मतलब कि मैं आपको बातों से ही बहुत कुछ समझा दूंगा। बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। अभी हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ने वाले जिस पे न्यूमेरिकल आएगा। मतलब जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सब थ्योरी का हिस्सा है, इसलिए थ्योरी के हिस्से को आपको सुनना, मुझको देखना और दिमाग से समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हमारी फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 का भाग 2। बिल्कुल सही आपने सुना, हमारी फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 3 का भाग 2, और यूनिट नंबर 3 का जो भाग 2 है उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सही आपने सुना, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, तो जो मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं इसमें देखा जाए तो दो नाम हैं। एक नाम जिसे कहा गया फ्रिक्शन और दूसरा नाम सर्कुलर मोशन। लेकिन मैं सर्कुलर मोशन की अभी कोई बात नहीं करूंगा, प्राइमरीली सभी बातें फ्रिक्शन की होंगी, चैप्टर के अंदर यही बहुत बड़ी चीज है। पहला सवाल, क्या आप ये फ्रिक्शन शब्द पहली बार सुन रहे हो? नहीं, ये फ्रिक्शन शब्द आपने बचपन में भी सुना है। खास करके अगर आपको याद हो 8th क्लास की साइंस में जब फोर्सेस का टॉपिक पढ़ाया गया था तो एक चीज बताई गई थी कि फोर्सेस कई प्रकार के होते हैं। एक जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक जिसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और फ्रिक्शन एक बहुत प्यारा एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। लेकिन मान लेते हैं कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को फ्रिक्शन का बेसिक मतलब अभी नहीं पता है, तो बताने में कोई दम तो नहीं है और जानने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई समय नहीं होता। इसलिए जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो कम से कम मैं ध्यान दे ही सकता हूं। एग्जांपल देता हूं, कोई भी सरफेस पे या किसी भी जगह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं पुश करता हूं, एक ऑब्जेक्ट कह लीजिए या कोई बॉल कह लीजिए, एक बॉल है वो सरफेस पे मूव कर रही है, तो क्या वो मूव करती रहेगी? नहीं, कुछ समय के बाद वो बॉल रुक जाएगी। एक गाड़ी चल रही है, उसमें मैंने ब्रेक नहीं लगाया और मैं एक्सीलरेटर भी नहीं दबा रहा, कुछ समय के बाद गाड़ी रुक जाएगी। एक साइकिल चल रही है, उसके पेडल लगातार लगातार घुमाए जा रहे हैं, पेडल के घुमाने से साइकिल आगे जा रही है, पेडलिंग करनी मैंने रोक दी, क्या साइकिल आगे जाती रहेगी? नहीं। यानी सरफेस पे एक चलने वाली बॉल कुछ समय के बाद रुक जाएगी, पेडल होती हुई साइकिल कुछ समय के बाद रुक जाएगी। एक ऐसी गाड़ी जिसके एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया गया है और ब्रेक पे पैर रखा नहीं गया है, वो भी कुछ समय बाद चलते चलते रुक जाएगी। एक बात बताओ, क्या साइकिल को किसी ने रोकने की कोशिश करी? एक बच्चा कहता है, सर मैंने तो किसी को नहीं देखा कि ब्रेक को हाथ लगाया हो या ब्रेक दबाया हो। बात भी सही है। क्या उस बॉल को किसी ने रोकने की कोशिश करी? एक बच्चा कहता है, नहीं, मैंने बस देखा कि बॉल जा रही थी, थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक गई। और वही कार जिसके एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया गया और ब्रेक पे पैर रखा नहीं जा रहा, वो भी चलते चलते थोड़ी देर बाद रुक गई। साइकिल रुक गई, कार रुक गई, बॉल रुक गई, और तीनों को रोकने वाला फोर्स नजर ही नहीं आया। बात तो सही है। दिस इनविजिबल फोर्स which comes into play when any object is moving on any other object. I repeat my sentence.
दिस इनविजिबल फोर्स, ये इनविजिबल फोर्स जो हमें तब पता चलता है उसके बारे में जब हम एक्चुअली में किसी मूव करती हुई चीज को रुकते हुए देखते हैं अपने आप। एक सरफेस में मूव करने वाली बॉल को किसी ने नहीं रोका, लेकिन वो सरफेस के कांटेक्ट में थी, उसके साथ मूव कर रही थी या उसके ऊपर मूव कर रही थी और कुछ समय बाद रुक गई। दिस इनविजिबल फोर्स which tries to oppose the motion of any given object when it is moving on the surface of other object, or I can say that this invisible force which opposes the relative motion of any body or any object over another surface is called as frictional force। एक बच्चा कहता है अच्छा इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मुझे तो लगा कि जब घर में हम अलमारी खिसकाते हैं या किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तब हमें जो रुकावट मिलती है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हाँ, अगर आप किसी अलमारी को धक्का दे रहे हो, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि लेटर से कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ी सी अलमारी है, और इस बड़ी सी अलमारी को एक भाई साहब जो है वो धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई साहब अगर इस अलमारी को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, दिस मींस कि इन्होंने इस अलमारी को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करी। अगर ये भाई साहब इस अलमारी को अपने हाथों से आगे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी ताकत आगे जा रही है, लेकिन क्या इस अलमारी को एक बार धक्का मार के अलमारी आगे खिसक जाती है? नहीं। दिस अलमारी इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ क्योंकि अलमारी कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड की तरफ से, आई रिपीट माय सेंटेंस, ग्राउंड की तरफ से मिलती है, ग्राउंड की तरफ से मिलती है एक रुकावट, ग्राउंड की तरफ से मिलती है एक रुकावट जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, यानी फ्रिक्शन वो फोर्स है जो तब काम करेगा जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव करने की कोशिश करेगा, यानी किसी सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जाने की कोशिश करेगा तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ काम करने वाला फोर्स, ऑपोजिट काम करने वाला फोर्स जो रोकता है, जो मोशन को अपोज करता है, ऑपोजिट काम करने वाला फोर्स जो मोशन को अपोज करता है इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। यानी इस ऑपोजिट काम करने वाले फोर्स को नाम दिया गया है फ्रिक्शन। मेरे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको बात समझ आनी चाहिए। एक बच्चा कहता है ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हो, लेकिन जानते हो एक बच्चा क्या बोला? कहता सर मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा मतलब आपके घर में क्या आप अलमारी खिसकाते हो तो बड़ी आसानी से खिसक जाती है? कह रहा सर हाँ, एक्चुअली मेरे घर में जो सरफेस है ना उस पर टाइल्स लगी हैं, वो जो फर्श है ना वो बहुत स्मूथ मार्बल का है या स्मूथ टाइल्स का है, उस पर मैं अलमारी को खिसकाता हूं फट से खिसक जाती है। बात तो सही है, ये पॉइंट बहुत प्यारा है। जब कभी कोई सरफेस स्मूथ होता है तो उस पे मूवमेंट आसान होती है, लेकिन जब कोई सरफेस रफ होता है तो उस पे मूवमेंट आसान नहीं होती। रफ का मतलब खुरदरा, रफ का मतलब कि जब कोई चीज बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी या कोई भी चीज स्मूथ नहीं होगी। ये तो सब जानते हैं कि स्मूथनेस जहां ज्यादा होती है वहां फ्रिक्शन कम होती है। क्या आपने और मैंने बचपन में कैरम बोर्ड खेलते समय कैरम बोर्ड पे पाउडर नहीं स्प्रे किया? इसलिए ताकि जब हम गीटी मारें तो हमारा स्ट्राइकर जो है वो आसानी से मूव कर सके। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सड़क पे जब कभी बारिश के बाद पानी फैल जाता है या मान लीजिए सड़क पे मिट्टी फैल जाती है तो बाइक या स्कूटर या स्कूटी या साइकिल में ब्रेक मारते ही उसके स्किड होने का चांस ज्यादा होता है। ये सब जानते हैं कि जब कभी फर्श पे या किसी फ्लोर पे पोछा लगाया जाता है, वाइप किया जाता है, तो पानी की लेयर वहां मौजूद होती है, तो ये कहा जाता है बी केयरफुल, द फ्लोर इज वेट, यू मे फॉल, आप गिर सकते हैं, आपका पैर फिसल सकता है। तो क्या हम ये मान के चले कि फ्रिक्शन इन सब जगहों पे अगर होती तो हमें फायदा मिलता? बात तो सही है। अगर सड़क पे मिट्टी नहीं होती, सड़क पे पानी नहीं होता तो हम फिसलते नहीं। यानी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन नुकसानदायक भी है और कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फायदेमंद भी है। कुछ जगहों पे फ्रिक्शन नुकसानदायक है, कुछ जगहों पे फ्रिक्शन फायदेमंद है। जैसे कि आपकी साइकिल या आपकी मोटरसाइकिल की जो चेन होती है उसमें कई बार स्मूथनेस कम होने की वजह से आप उसमें ऑयल डालते हो,
ताकि उसमें मूवमेंट स्मूथ हो जाए। अगर उसमें स्मूथनेस आएगी तो अच्छे से मूव करेगी, फ्रिक्शन कम होगी। लेकिन सवाल ये आता है सर क्या फ्रिक्शन का असली मतलब स्मूथनेस और रफनेस से ही है? एक्चुअली में नहीं है। आज के बाद आप अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को मत बिठाना। एक बच्चा कहता है सर बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि कॉन्सेप्ट ही दिमाग में मत बिठाना। ऐसे मत बोलो सर कि कॉन्सेप्ट ही दिमाग में मत बिठाओ। या तो आप हमें साबित कर दो कि जो आप बात कह रहे हो वो बात अब पुरानी हो चुकी है, अब हमें नया कॉन्सेप्ट सुनना होगा। ये मत कहो कि हम कॉन्सेप्ट भूल जाए। चलो मेरे बच्चों, मैं ये कह देता हूं कि जो बात मैं बता रहा हूं कि स्मूथनेस का मतलब फ्रिक्शन कम, रफनेस का मतलब फ्रिक्शन ज्यादा। मैं जो बात बोल रहा हूं वो सुनो। स्मूथनेस का मतलब फ्रिक्शन कम और रफनेस का मतलब फ्रिक्शन ज्यादा। एंड फ्रिक्शन ऑलवेज कम्स इनटू प्ले, या फ्रिक्शन ऑलवेज अराइजेस व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट और वन सरफेस ट्राइज टू मूव ओवर अंदर सरफेस। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं और आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आपको मेरे सवाल का जवाब देना है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ये देखिए। मान लीजिए कि ये एक डब्बा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डब्बा है और इस डब्बे को एक फ्लोर पे रखा गया और उसी फ्लोर पे एक और बड़ा सा डब्बा रखा गया, एक और बड़ा सा डब्बा। अब आप खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, ये वाले डब्बे को अगर मैं यहां पुश करता हूं, अगर मैं यहां पे पुश करता हूं या पुल करता हूं, और इस वाले डब्बे को मैं यहां पे पुश करता हूं या पुल करता हूं, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन इज गोइंग टू कम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपको पता है। यहां पे भी फ्रिक्शन काम करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये भी आपको पता है कि फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज द मोशन इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी इसको इस सरफेस पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके मोशन को अपोज करेगी फ्रिक्शन और इसके मोशन को अपोज करेगी फ्रिक्शन। मेरा सवाल ये कि बताओ फ्रिक्शन ज्यादा किसमें होगी? कॉमन सेंस क्या कहती है, जो हमें बचपन में सिखाई गई थी कि यार इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। ध्यान से देखो, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। आई रिपीट माय सेंटेंस, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है और इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। तो यहां पे जो सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट है इसे अपोजिशन ज्यादा मिलेगा, इसे अपोजिशन कम मिलेगा। ये बचपन में हमें सिखाया गया था। अगर मैं कहता हूं ये सरफेस बहुत स्मूथ है तो हो सकता है फ्रिक्शन ना मिले। अगर मैं कहता हूं ये सरफेस रफ है तो हो सकता है कि फ्रिक्शन ज्यादा मिले। तो फिर किस पे भरोसा करें भाई? स्मूथनेस रफनेस पे फोकस करें या एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फोकस करें? एक्चुअली में ये सारी बातें पुरानी बातें हैं। फिजिक्स के अंदर इसे कहा गया ओल्ड थ्योरी, यानी ओल्ड थ्योरी वो थ्योरी है जिसके अनुसार ये कहा गया था और जिसके अनुसार ये माना जाता आया है और आज भी मानते हैं कुछ हद तक कि जहां पे स्मूथनेस ज्यादा होगी वहां फ्रिक्शन कम होगी, जहां रफनेस ज्यादा होगी वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जहां एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा वहां फ्रिक्शन कम होगी। ये ओल्डर थ्योरी है। लेकिन फिजिक्स कहती है कि यार ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे सरफेसेस इन कांटेक्ट जो होंगे वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे। और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ होने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा स्मूथ का आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, इसे डिमॉन्स्ट्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। एक बच्चा कहता है क्यों, हम तो करेंगे, हमें यकीन कैसे होगा? आप जो बोल रहे हो वही सच है। इमेजिनेशन ही बहुत है, इमेजिनेशन ही बहुत है। इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक कांच का टुकड़ा है, कांच मींस ग्लास, एक ग्लास का टुकड़ा है इस हाथ में और दूसरे हाथ में एक और कांच का टुकड़ा है। आपने दोनों चिपका दिए, दोनों ऐसे चिपका दिए। सोच के देखो, दोनों स्मूथ है या रफ है? दोनों स्मूथ है। अरे इनफैक्ट बहुत स्मूथ है। अब आप उनको ऐसे खिसका के देखो, क्या आप आसानी से खिसका पाओगे? एक बच्चा कहता है नहीं सर, ये एक्सपेरिमेंट तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं इमेजिन करके भी बता सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा। वो दोनों इतने स्मूथ है कि दोनों ऐसा लगेगा चिपक गए। हाँ, आपकी कॉपी या नोटबुक के ऊपर सेलोफेन की शीट होती है, उस सेलोफेन की शीट वाली कॉपी और एक और सेलोफेन की शीट वाली कॉपी को दोनों को कांटेक्ट में लाओ। ये तो आप घर पे भी कर सकते हो। अगर कांच का टुकड़ा आपके पास नहीं है, आप नोटिस करोगे कि वो भी आपस में चिपक जाएंगे। रैदर उनका स्मूथ होना ही उन पे भारी पड़ेगा।
मतलब कि जब आप उनको रिलेटिवली मूव कराने की कोशिश करोगे तो एक फोर्स है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, जिससे कि आप उनको आसानी से मूव नहीं करा पाओगे। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक बच्चा कहता है ठीक है, मान गए कि दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन यहां तो सर स्मूथनेस है। आप तो तब से कहते आ रहे थे कि जहां स्मूथनेस होगी ज्यादा वहां फ्रिक्शन होगी कम। ये तो आप कहते आ रहे हो कि जब स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने तो बातों बातों में हमें 2 एग्जांपल ऐसे दे दिए जहां सरफेस ही स्मूथ है, वहां तो फ्रिक्शन है। तो क्या सिर्फ स्मूथनेस और रफनेस इज द सोल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई फ्रिक्शन? द आंसर इज नो। दिस इज एन ओल्डर कॉन्सेप्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप मेरी इन सारी बातों को सुन रहे हो ना, तो मेरी एक सजेशन है कि अभी एक काम करो, वीडियो पॉज कर दो और पॉज करके ना किताब खोलो। आप नोटिस करोगे कि जो बातें मैं बता रहा हूं ना वो किताब में भी दी हुई हैं। अब आप मेरी बातों को सुनते सुनते जब किताब में पढ़ लोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। यही वजह है कि व्हाटएवर थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ, या जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ पुरानी बातें हैं। फिर नया क्या है? आओ, लेट मी टेक यू टू द न्यू थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन, जो ये कहती है कि जब भी कोई सरफेस किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो हम उस पर यकीन करते हैं जो हमें दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में हमें यकीन उस पर करना चाहिए जो दिखाई नहीं देता। एक बच्चा कहता है यार क्या मतलब, क्या बोले जा रहे हो? समझाता हूं, सुनो ध्यान से। ये देखिए, ये जो सरफेस मैंने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखा, कोई भी सरफेस, मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है और ये सरफेस एक रफ सरफेस है, ऊपर से रफ सरफेस है, ये रफ है और बहुत ज्यादा रफ भी नहीं है, ठीक ठाक रफ है। तो जो रफ होता है ना, रफ सरफेस, वो एक्चुअली में कुछ ऐसा होगा, उसमें इस तरह से माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होगी, यानी रफ सरफेस जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसी रफ सरफेस के ऊपर अगर एक और ऑब्जेक्ट लाके रखा जाए, एक ऑब्जेक्ट लाके रखा जाए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि मेरा ये वाला डायग्राम और मेरा दूसरा वाला डायग्राम क्या कहता है। ये मेरा पहला डायग्राम है, अब मैं ऐसा ही एक डायग्राम और बनाने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, मेरा दूसरा डायग्राम क्या कहता है। मेरे दूसरे डायग्राम में मैंने कुछ डायग्राम ऐसा बनाया। अब आप नोटिस करेंगे मेरे पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम में क्या फर्क है। एक बच्चा कहता है यार फर्क तो है, फर्क तो है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं है। देखो यहां पे हमें लगेगा कि यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया कांटेक्ट में है, इसे कहते हैं एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। एपरेंट मतलब जो लगता है, इसे कहते हैं एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब जो लगता है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो दोनों सरफेसेस सिर्फ और सिर्फ यहां पे कांटेक्ट में। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सरफेस को जब माइक्रोस्कोपिकली देखा गया ना, तो माइक्रोस्कोपिकली देखने पर पता चला कि वो सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं है। और अगर मान लो वो रफ भी है, तो रफ भी कैसा? उसमें प्रोजेक्शंस होती है इस तरह से, कुछ प्रोजेक्शंस होती है, और जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी प्रोजेक्शंस आपस में टच करती है। प्रोजेक्शंस आपस में कैसे टच करेंगी, उसके 2 तरीके हैं। या तो इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से टच करेगा, या इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से टच करेगा, या फिर प्रोजेक्शंस एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करेंगी। इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग, इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब इंटरलॉकिंग होती है तो हम फोर्स लगाते हैं उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, और उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वही फोर्स हमारे फ्रिक्शन के खिलाफ काम करेगा। यानी हम ये नहीं बोलते दैट फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस और रफनेस, हम रैदर ये बोलते हैं दैट फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। I repeat my sentence. हम rather ये बोलते हैं that friction comes into play by the point of contact. Friction comes into play by the point of contact of the two objects with their projections. यानी दो
ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनकी प्रोजेक्शंस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक्चुअल में फ्रिक्शन के बारे में हमें जानकारी देगा, यानी जो उनका एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हमें लग रहा था कि यहां से लेके यहां तक कांटेक्ट में ये एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट में, जो कि झूठा है, हमें लगता है कि वो पूरा कांटेक्ट में, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट आपके सामने, यानी एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। एक बच्चा कहता है इसका मतलब कि ये कहना कि फ्रिक्शन एरिया अराइज बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, कहना गलत है। क्या ये बात सही है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक बच्चा कहता है कि दैट फ्रिक्शन विल अराइज ड्यू टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, कहना गलत है। क्या ये बात सही है? हां जी, ये कहना गलत है, क्योंकि दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में जब होती है तो जो हमें दिखता है वो हम नेकेड आई से देखते हैं, लेकिन फिजिक्स कहती है कि कम से कम माइक्रोस्कोपिकली तो देख लो, क्या पता उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वो ऐसा हो, क्या पता उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वो ऐसा हो, और तुम सोच रहे हो कि पूरी बॉडीज कांटेक्ट में है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्डर थ्योरी रफनेस एंड स्मूथनेस and the area of contact was considered the reason of friction, but according to new theory, नई थ्योरी के अनुसार रफनेस और स्मूथनेस का कोई फंडा ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्मूथ सरफेसेस के भी एग्जांपल दे दिए। रैदर सारा का सारा फंडा ये है दैट फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स अराइजेस बाय द एक्चुअल कांटेक्ट between the two projections of their surfaces when seen microscopically, यानी माइक्रोस्कोपिकली उनके एटम्स कह लीजिए या आप उनके मॉलिक्यूल्स कह लीजिए या प्रोजेक्शंस कह लीजिए जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनकी वजह से फ्रिक्शन अराइज होती है। एक बच्चा कहता है सर यहां तो इंटरलॉकिंग हो रही है, इसे तोड़ेंगे कैसे? अरे इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए आप फोर्स नहीं लगाओगे क्या? और जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या इंटरलॉकिंग टूटेगी नहीं? क्या बिल्कुल टूटेगी। यानी आपके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करेगा। इसलिए यह कहना कि फ्रिक्शन पूरे ओवरऑल एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करेगी ये जरूरी नहीं है। अब होता क्या है, एक बच्चा कहता है चलो सर मान गए आपकी बात, हम ये भी मान गए, लेकिन हमारे को ये बात समझ नहीं आई कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक ग्लास का सरफेस दूसरे ग्लास के सरफेस के साथ जब हम कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो उनको जब आपस में मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो चिपक गए। जी हां, ये नई थ्योरी का अगला रीजन है। नई थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं सो बहुत बार ऐसा होगा कि दो सरफेसेस का जो नेचर है वो मैच करेगा, और हो सकता है कि उनका नेचर मैच ना करे। फॉर एग्जांपल जब सड़क पे गाड़ी चलती है तो गाड़ी का कोई भी सरफेस सड़क के कांटेक्ट में नहीं आता, रेदर टायर सड़क के कांटेक्ट में आता है। तो हम ये कह सकते हैं दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पूरी गाड़ी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टायर्स। एक बच्चा कहता है वही टायर अगर पंचर हो जाए तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। या आप भी जानते हो कि फ्लैट टायर मतलब कि जो टायर बैठ चुका है, जो टायर पंचर हो चुका है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के साथ ज्यादा होगा और उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस तरह का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या इस तरह का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी होगा मजबूत होगा। अब फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स एक और बात कहती है, क्योंकि थ्योरी की बातें है ना बच्चों, इसलिए तो इस चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर में मैं बातें ही कर रहा हूं। मैं बोले जा रहा हूं, आप सुने जा रहे हो, लेकिन बोलने के साथ साथ मैंने आपको एक और चीज कही है कि वेरीफाई भी करो। इसलिए अगर आप अपने साथ किताब खोल के बैठोगे ना तो फ्रिक्शन की ये सारी इंट्रोडक्टरी बातें अच्छे से दिमाग में फिट होंगी। तो मैं जो बात कह रहा था उस बात को सुनते ही आपको बहुत अच्छे से कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जब भी कोई सरफेस किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा या उनके बीच में एक वीक बॉन्ड क्रिएट होगा। उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा या वीक बॉन्ड क्रिएट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यह देखा गया है कि जब दो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप आपस में आते हैं तो उनके बीच में एक चिपकाहट पैदा होती है। हम सब जानते हैं कि कागज को कागज से, कपड़े को कपड़े से, लोहे को लोहे से, लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना है आसान। हम सब जानते हैं कि कागज को कागज से, कपड़े को कपड़े से, लोहे को लोहे से, लकड़ी को लकड़ी से है जोड़ना आसान, क्योंकि इनका नेचर सेम है।
कोई आपको कभी कहता है यार ये कागज के टुकड़े को कपड़े से सिल देना, अबे कपड़ा कपड़े से सिलता है। यार इस लकड़ी के टुकड़े को इस कागज पे आप ठोक देना, ऐसा तो नहीं है। लोहे को कभी लकड़ी के साथ वेल्डिंग करते हैं क्या? नहीं। एक लोहा लोहे के साथ अच्छे से जुड़ता है, एक कपड़ा कपड़े के साथ अच्छे से सिलता है, एक कागज कागज के साथ अच्छे से चिपकता है। So when two objects which come in contact with each other, if are of same nature or if are of the same type, then they develop a stronger force of attraction between them. यानी स्मूथनेस रफनेस का तो फंडा ही खत्म हो गया भाई। अब स्मूथनेस रफनेस को दिमाग में मत लेकर आओ, वो पुरानी थ्योरी है। नई थ्योरी के अनुसार फ्रिक्शन मेनली अराइजेस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ द फोर्सेस दैट विल डेवलप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कम इन कांटेक्ट। सो दो चीजें जो आपस में कांटेक्ट में आ रही है, उनके बीच में डेवलप होने वाला फोर्स भी इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है। मैंने बताया ना आपको, या तो उनका नेचर सेम टाइप का होगा या उनका नेचर डिफरेंट टाइप का होगा। ये जो भी बातें आपको बताई गई है, वॉट एवर थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये सारी बातें अब पुरानी हो गई, लेकिन ये नया है, ये नया है। इससे पहले जो बताया था वो सब पुराना हो गया, ये नया है। जो भी बातें इससे पहले बताई वो सब पुराना है, ये नया है। तो न्यू थ्योरी के अनुसार जब दो आपस में एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के टर्म्स में हम स्टडी कर रहे हैं दो सरफेसेस को, तो उनके बीच में जहां पे बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, वो नेचर ऑफ द बॉन्ड को समझो। वो नेचर ऑफ द बॉन्ड डिपेंड करता है कि इनका नेचर कैसा है। मतलब ये कि ये सरफेसेस कैसे हैं। ये कागज है, कागज है, कपड़ा है, कपड़ा है, लकड़ी है, लकड़ी है, लोहा है, लोहा है, कांच है, कांच है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, या रबड़ है और सीमेंट है जैसे कि गाड़ी के केस में, या आयरन है या सीमेंट है जैसे कि फ्लोर पे मूव करने वाली अलमारी के केस में। तो जब सरफेसेस इन कांटेक्ट का नेचर सेम होता है तो उनके बीच में चिपकने वाला फोर्स पैदा होता है, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। बिल्कुल सही, सुनना चाहोगे दोबारा लिखता हूं। यहां पे एक शब्द मैं पुकार रहा हूं, एक फोर्स जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन, और दूसरा फोर्स जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। तो एडहेशन का फोर्स तब पैदा होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के। जैसे कागज लकड़ी से चिपक गया, लकड़ी कपड़े से जुड़ गई, कपड़ा कागज से जुड़ गया, उनमें जो फोर्स पैदा हो रहा है वो अपने आप पैदा नहीं होता, वो हम पैदा करते हैं प्रेशर से। हम दबाने की कोशिश करते हैं कि भाई कांटेक्ट में आ जाओ। तो हमेशा याद रखना कि जब दो सरफेसेस डिफरेंट टाइप के होंगे तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना आसान होता है, लेकिन जब दो सरफेसेस सेम टाइप के होंगे तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। यानी पानी का पानी से, कपड़े का कपड़े से, लकड़ी का लकड़ी से, कागज का कागज से, कांच का कांच से और लोहे का लोहे से है जो प्यार, उसी प्यार को कहा गया है फोर्स ऑफ कोहेशन। लेकिन लकड़ी का कपड़े से, कपड़े का कागज से, कागज का लोहे से, लोहे का लकड़ी से, लकड़ी का किसी और चीज से है जो प्यार, उसे फोर्स ऑफ एडहेशन कहा गया है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम जिन चीजों को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंट नेचर की होती है। यही वजह है कि फ्रिक्शन हम लोग आसानी से ओवरकम कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं लकड़ी के ऊपर लकड़ी रख दूं और कांच के ऊपर कांच रख दूं और उसे मूव करने की कोशिश करूं तो हमें ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। तो एज पर द न्यू थ्योरी, as per the new theory, the friction does not depends on the nature of the surfaces, rather it depends on the nature of the forces that may develop when two surfaces come in contact. ये मत कहो कि सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगी ना भाई, सरफेस के दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आने पर जो फोर्स पैदा हो रहा है वो फोर्स कैसा है, कोहेशन है या एडहेशन है, सेम टाइप के सरफेसेस हैं या डिफरेंट टाइप के सरफेसेस हैं, इस बात पे मैटर करेगा कि फ्रिक्शन ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई, वॉट एवर थिंग्स आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन। इतनी सारी बातें मैंने बोली, ये बोलनी जरूरी थी क्योंकि जितनी मैंने बोली है ना उससे कहीं ज्यादा किताब में लिखी है। मैं चाहता तो 2-4 लाइनों में भी ये सारी बात खत्म कर सकता था मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है। मुझसे ज्यादा आपको बुक में एग्जांपल मिल जाएंगे, पता है, जब आप रीड करोगे। इसलिए जब आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से आप सुन ले
तो मेरे सुनने के बाद किताब खोल के एक बार आप जरूर देखिएगा कि व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ओल्डर थ्योरी एंड द न्यू थ्योरी। यानी फ्रिक्शन की पुरानी थ्योरी और फ्रिक्शन की नई थ्योरी में क्या फर्क है, यह आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको अचानक से एक टॉपिक और नजर आएगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन कितने प्रकार की होती है। चलो अब हमारे इस वीडियो लेक्चर के उस हिस्से की ओर ले चलता हूं जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर देयर। बिल्कुल सही मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, यानी हमारे इस वीडियो लेक्चर का अगला भाग जो मैं शुरू कर रहा हूं, या इनफैक्ट कहिए जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगला टॉपिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उस टॉपिक को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कितने प्रकार की फ्रिक्शन होती है, कितने प्रकार की फ्रिक्शन होती है, या कितने प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसको समझाने के लिए भी मेरे पास एग्जांपल ही है। आओ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है फॉर एग्जांपल, और इस सरफेस पे लेट अस से कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट रफ हो या स्मूथ हो उससे मैटर नहीं पड़ेगा, इसके द्वारा इसके साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन क्या है। चलो जो भी है व्हाटएवर, एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसका वजन क्या काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि दैट हर बॉडी का वेट यानी कि उसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। अगर हर बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, सो टू एवरी एक्शन देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन। तो इसे हम कहते हैं वेट वाला फोर्स, वेट वाला फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वो फोर्स है जो वेट वाला फोर्स है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। और ये कौन सा फोर्स है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन है जो ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेट काम करेगा, यानी वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ध्यान से देखो जो बात मैंने आपको यहां बताई, क्या आपको पूरी तरह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ आए? अब अगर ये बात समझ आ गई तो हम जानते हैं, अगर ये बात समझ आ गई तो हम जानते हैं, क्या जानते हो सर, कि R इज इक्वल टू mg। अब मैंने क्या करा, इसे लेट अस से कि इस दिशा में अप्लाइड फोर्स, इसे बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स यहां लगाया, अगर मैं इसे यहां धक्का दे रहा हूं तो आपको क्या लगता है, क्या ये ऑब्जेक्ट आसानी से हिल जाएगा? एक बच्चा कहता है हाँ हो सकता है, मेरी ताकत बहुत ज्यादा हो। हाँ मैं मानता हूं। मान लेते हैं कि अभी आपकी ताकत कम है, आपने भी ज्यादा ताकत नहीं लगाई। एक बच्चा कहता है फिर तो खिसकेगा ही नहीं। तो भाई अगर आपने ताकत कम लगाई और ये नहीं खिसका तो फिर आपको रोका किसने? एक बच्चा कहता है इसके वजन नहीं, भारी है ना। सो भाई भारी तो है, मैं मानता हूं कि इसका वजन ज्यादा है, तो इसके वजन ज्यादा होने से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे प्रेशर पड़ रहा होगा। लेकिन क्या ये वाला सरफेस इसके साथ जो डेवलप कर रहा है फोर्सेस ऑफ एडहेशन या फिर फोर्सेस ऑफ कोहेशन, वो आपको नहीं रोक रहा? एक बच्चा कहता हाँ वो भी रोक रहा होगा। तो वो कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। तो वो कहां काम कर रहा है? आपके अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू योर अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स पुश भी हो सकता है और अप्लाइड फोर्स पुल भी हो सकता है, इसलिए इसे हम P से डिनोट करते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। यानी मैं यहां लिख रहा हूं जब तक ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा तब तक हमारे फोर्स P को फ्रिक्शनल फोर्स F अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F अपोज करेगा। दैट इज P इज बराबर F। यानी सिंपल सी बात है, आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे मूव करने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आपकी ताकत लिमिटेड है शायद ऑब्जेक्ट ना हिले। एक पॉइंट आएगा जब आपकी ताकत से ऑब्जेक्ट हिल जाएगा। एक बच्चा कहता है तब क्या फ्रिक्शन हमारे खिलाफ काम नहीं करेगी? ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन किसी इंसान के द्वारा नहीं लग रही है। ये फ्रिक्शन एक इनविजिबल फोर्स है जो तब आता है
जब दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन होता है। अगर फ्रिक्शन वाकई में बहुत ताकतवर होती तो शायद हम लोग कभी किसी चीज को मूव नहीं कर पाते। तो ये जो फ्रिक्शन आ रही है ये तब तक आ रही है जब तक कोई दूसरा फोर्स उसे ओवरकम नहीं कर पाएगा। जैसे ही फ्रिक्शन से कोई ताकतवर फोर्स आ जाएगा तब तक फ्रिक्शन अपना काम दिखाएगी, और जैसे ही कोई ताकत जीत जाएगा फ्रिक्शन उसके आगे हार जाएगी। यानी मैंने जो ये बात कही है P = F इज एप्लीकेबल अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक बच्चा कहता है ठीक है, मान गए कि ये वाली बात इज एप्लीकेबल अप टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं हिला ना, फ्रिक्शन तो काम कर गई ना, फ्रिक्शन तो जीत गई ना। हाँ मैं मानता हूं कि यहां फ्रिक्शन ने हमारे ऑब्जेक्ट को हिलने नहीं दिया। मैं मानता हूं कि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स को जीतने नहीं दे रहा, लेकिन हम तो ढीठ है, हम तो ताकत लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को खिसकाएंगे, इसे आगे लेके जाएंगे, फ्रिक्शन तुझे हराएंगे। बट फिर भी ऑब्जेक्ट हिला तो नहीं ना अभी। हाँ अभी नहीं हिला। दिस मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है और तब जो फ्रिक्शन उसे रेस्ट पर ही रहने देती है या मूव नहीं करने देती है इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जी हां, टॉपिक क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने अभी क्या नाम पुकारा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा नाम? पहला नाम। कोई अगर पूछे कि ये क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? बहुत सिंपल शब्दों में बोल सकते हो, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड हैज नॉट येट मूव्ड। ये वो फ्रिक्शन है जो तब काम करती है जब ऑब्जेक्ट स्थिर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अभी तक मूव नहीं कर पाया है, यानी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ताकत में है अभी कम दम, इसलिए फ्रिक्शन दिखा रही है अपना दम। जैसे ही हमारे फोर्स में आएगा दम, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी कम और ऑब्जेक्ट हिल जाएगा बम बमा बम बम। समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बच्चा कहता है बात तो सही है, आप अगर ऑब्जेक्ट पे ताकत लगाओगे 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 तो फ्रिक्शन आपको रोकेगी रोकेगी रोकेगी, लेकिन क्या रोकती रहेगी? नहीं, हमारा जीतना तय है। दिस मीन्स कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट 15 न्यूटन से हिलता है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट 15 न्यूटन से हिलता है, आपने भी 5 न्यूटन ताकत लगाई तो बोलो फ्रिक्शन कितनी आएगी? 5 न्यूटन। आपने 7 लगाई, बोलो फ्रिक्शन कितनी आएगी? 7 न्यूटन। आप 10 पे आ गए, बोलो फ्रिक्शन कितनी? 10 न्यूटन। आप 12 पे आ गए, बोलो फ्रिक्शन कितनी? 12 न्यूटन। आप 13 पे आ गए, बोलो फ्रिक्शन कितनी? 13 न्यूटन। अब आप 15 न्यूटन पे आने वाले हो तो फ्रिक्शन कहां जाएगी? 15 न्यूटन पे। क्या ऑब्जेक्ट हिल जाएगा? एक बच्चा कहता है हिलेगा नहीं लेकिन हिलने वाला है। क्या ऑब्जेक्ट हिल जाएगा? एक बच्चा कहता है हिलेगा नहीं लेकिन हिलने वाला है, क्योंकि आपने कहा था 15 न्यूटन के फोर्स से ऑब्जेक्ट हिल जाता है। एक एग्जांपल दिया है, यानी 15 न्यूटन पे पहुंचकर फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन में पहुंच गई, लेकिन जैसे ही मैं 17 न्यूटन हो जाऊंगा क्या फ्रिक्शन 17 न्यूटन होगी? ना। क्या कोई फ्रिक्शन किसी इंसान से आ रही है? नहीं। फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, अप टू अ सर्टेन लिमिट इट कैन एक्ट, अप टू अ सर्टेन लिमिट इट कैन शो इट्स इफेक्ट बट नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। दिस मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट हिलने वाला है या ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है तब उसकी फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंच गई, उसके आगे वो नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ सकती होती तो फिर हम ऑब्जेक्ट को तब भी नहीं हिला पाते, लेकिन हम तो ऑब्जेक्ट को हिला पाए ना, और हमने ऑब्जेक्ट को मूव करा आसानी से क्योंकि हमने लगाई अपनी ताकत में दम, जिसके कारण फ्रिक्शन बढ़ गई कम। यही वजह है द फ्रिक्शन which comes into play and reaches its maximum value when the object is just about to move, वो फ्रिक्शन जो तब आती है और अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला होता है, इज कॉल्ड एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बच्चा कहता है अभी भी आपने स्टैटिक क्यों बोला? यार अभी भी ऑब्जेक्ट मूव किया नहीं है, मूव करने वाला है, तो उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। देख, तू 5 थी, तू 7 हुई, तू 10 हुई, तू 13 हुई, तू 15 हुई, इससे आगे तू नहीं जाएगी। ये तेरी मैक्सिमम वैल्यू है। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बच्चा कहता है सर ऐसा क्यों लग रहा है, बातों बातों में आपने 2 टाइप का जिक्र कर दिया। जी हां, सबसे पहला जिक्र मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन,
दूसरा जिक्र मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन था क्या? एक्चुअली में लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ अब तो आप जीत गए हो, अब तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या फ्रिक्शन काम नहीं कर रही है? यार फ्रिक्शन तो काम कर रही होगी। एक बच्चा कहता है सर फ्रिक्शन गायब नहीं हुई है, फ्रिक्शन हार गई है। आप जीत गए हो इसलिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्रिक्शन तो अभी भी काम कर रही है। कितना काम कर रही होगी? 15 न्यूटन तक तो वैसे भी काम कर रही थी ना, आगे नहीं जा पाई तो उतना तो अभी भी कर रही होगी, लेकिन अभी तो आपके आगे वो कमजोर पड़ गई है ना। अब तो आप जीत रहे हो ना, आपकी ताकत उस पे है हावी, इसलिए फ्रिक्शन नहीं है पूरी तरह काफी। आपकी ताकत उस पे पड़ रही है हावी, इसलिए फ्रिक्शन की ताकत आपको रोकने के लिए नहीं है काफी। बोलो बात आ रही है मेरे बच्चों, समझ आपको पूरी तरह से? पूरी या आधी? पूरी। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सवाल आता है सर फ्रिक्शन तो अब भी है, कम है तो क्या हुआ? है तो सही ना? यस, द फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली मूविंग और व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ रिलेटिव मोशन हैपनिंग, then that friction is called as dynamic friction और kinetic friction। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी तीसरी प्रकार की फ्रिक्शन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और आप कह सकते हो डायनेमिक फ्रिक्शन। देख लो आपके सामने मैंने बोर्ड पे ये जो 3 नाम लिखे हैं। पहला नाम स्टैटिक फ्रिक्शन, इट कम्स इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा नाम आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन which is acting when the object is just about to move. And the third friction is the kinetic friction or dynamic friction, which comes into play when two objects are actually in some relative motion. So how many types of friction are there? 3 types. Static friction, maximum static friction, also called as limiting friction, and the third type called as dynamic friction. अब पता है क्या, जब इन तीनों फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है, एक बच्चा कहता है ग्राफ भी बना देते हैं। जी हां, आओ दिखाता हूं। जब इन तीनों फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ कैसा बनता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, सुनेंगे ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे है हमारा अप्लाइड फोर्स, यहां पे है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ाया फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा, और तब तक बढ़ा जब तक हमारी ताकत ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव करने वाली थी। जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला होता है उस पॉइंट पे फ्रिक्शन में एक पीक आता है, इसे कहते हैं पीक। इसे कहते हैं फ्रिक्शन का पीक, इसे कहते हैं पीक ऑफ फ्रिक्शन, इसे कहते हैं पीक ऑफ फ्रिक्शन। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर था, इसलिए ये वाला हिस्सा ग्राफ का कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो पीक वाला हिस्सा है इसे कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक और नाम से पुकारा जाता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ आना चाहिए। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाती है, और जब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाती है तो उस कांस्टेंट फ्रिक्शन को हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, और हम कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब सवाल आता है सर एग्जाम में इस ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक थी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आ गई पीक वाली फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसे जानबूझ के हल्का सा पीक दिखाया जाता है, और उसके बाद वो कम पड़ जाती है, यानी हमारे अप्लाइड फोर्स के आगे कमजोर पड़ जाती है और कांस्टेंट होती है। जितनी थी उतनी लगती है, जीत तो हम जाते हैं इसलिए आगे खिसक जाते हैं, फ्रिक्शन हार जाती है और हम जीत जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बात समझ आनी चाहिए। This graph can be asked in exam for 3 marks question। क्या क्वेश्चन आएगा सुनो। क्वेश्चन आता है what are different types of friction
describe these three types of friction and plot the graph denoting a difference between them. So you can easily see that from the graph it is very much visible कि static friction that friction है जो तब काम करती है जब ऑब्जेक्ट हिला नहीं है, यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब काम करती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से हिलने वाला है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स जीत जाएगा और फ्रिक्शन हार जाएगी, तो भैया इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन गायब हो जाएगी। इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगी लेकिन गायब नहीं होगी, हम जीत जाएंगे, काम तो वो फिर भी करेगी। उस फ्रिक्शन को कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। देख लो, समझ लो, जान लो, परख लो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी आए डाउट तो आप पूछ लो। ये जो मैंने आपको बात है बताई या जितना भी मैंने आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली वैल्यू इससे कम ही होगी। 15 न्यूटन मैक्सिमम था, उसके बाद वो कमजोर होकर 14 न्यूटन हो गया। तो याद रखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, याद रखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू थी भैया, उसके बाद तो फ्रिक्शन कमजोर ही पड़ जाती है, तो बढ़ नहीं सकती। बात समझ आनी चाहिए। तो क्या पढ़ लिया इस वीडियो लेक्चर में? मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया फ्रिक्शन के टॉपिक का। भाई फ्रिक्शन क्या होती है, भाई फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है। और जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं कि बहना तुम्हारे मन में आए कोई डाउट तो मुझे फोन करके कहना, ताकि ना तुम्हें पड़े डाउट की टेंशन को सहना। इसलिए जितने भी सुन रहे हैं मेरे भाई और बहना, पूरे कॉन्सेप्ट को सुनो ताकि जीवन में आगे चलकर तुम्हें मिले कामयाबी का गहना। बातें समझ आनी चाहिए, क्योंकि नया टॉपिक है यार, तो एनर्जी चाहिए थी, दे दी, चार्ज कर दी मैंने आपकी बैटरी। आने वाले टॉपिक्स को एनर्जी के साथ, बेसब्री के साथ देखने, समझने, जानने, परखने के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कराया। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म कराया। लेकिन फ्रिक्शन तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बताना मेरे दोस्त। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, whatever things I have explained you today, you must open the book and you must verify, you must read, you must understand and then proceed. I hope आपको मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें समझ आई होंगी। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा फ्रिक्शन के टॉपिक का दूसरा वीडियो लेक्चर लेके, एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या सिंपल शब्दों में कहें इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की भी कुछ लॉज है। अरे हाँ भाई, लॉज है। जब लॉज ऑफ मोशन हो सकते हैं तो क्या लॉज ऑफ फ्रिक्शन नहीं हो सकते? वही अगले टॉपिक में शुरू कराऊंगा। तब तक के लिए बेसब्री से करिए इंतजार, समय ना करिए जरा भी बेकार। बातें समझ आनी चाहिए। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो लेक्चर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों।